पहला कब मिला था इन लोग को? 1773 में, प्लस 20 कर दीजिए, कब हो जाएगा? 3917, यानी कि ये हो गया चार्टर एक्ट। इसका नाम है चार्टर एक्ट, जो 1793 में आया। ठीक है, क्यों 1793 में आया? तो इसका मेन पर्पस ये था कि कंपनी जो भारत में काम कर रही है उसका लाइसेंस अगले 20 साल के लिए फिर से रिन्यू करना है। तो इस चार्टर एक्ट में सबसे पहला ही, ये चार्टर एक्ट कब का है? 1793 का। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1793 में सबसे पहला काम क्या हुआ कि 20 इयर्स के लिए फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लाइसेंस था भारत के साथ व्यापार करने का, उसको रिन्यू कर दिया गया। आईसीएस का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो आईसीएस की शुरुआत होती है यहीं से। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 में आईसीएस का, इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की जाती है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंडियन मीन्स भारतीय नागरिक सेवा। आगे इसको और हम लोग देखेंगे कि कैसे फिर भारत में इसका शुरुआत हुआ। ठीक है, और इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत का डेट भी इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल 1793 को। ठीक है, और आज भी हम लोग 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं? भारतीय नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसी दिन शुरुआत हुआ था इंडियन सिविल सर्विसेज का। और देखें तो इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? तो अभी तक जितने भी अंग्रेजों के तरफ से आने वाले अधिकारी हुआ करते थे भारत में, तो भारत में आते थे, और भारत में जो अंग्रेजों के अधिकारी आते थे उनका पेमेंट, उनका जो क्या बोला जाए, उनका जो सैलरी हुआ करता था, वो अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन के खजाने से दिया जाता था। लेकिन इस चार्टर एक्ट में, यानी कि 1793 के चार्टर एक्ट में प्रोविजन किया गया कि जो भी अधिकारी भारत बन के जा रहे हैं, उन अधिकारियों का वेतन भी भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। है ना, यानी इससे पहले इस अधिकारियों का पेमेंट ब्रिटेन के संचित निधि से जाया करता था, लेकिन इसके बाद से ये किया गया कि सुमन आ गई, अब भारत के संचित निधि से ही भारत में जो भी अधिकारी डिप्यूट हो रहे हैं अंग्रेजों की तरफ से, उन लोगों का महीना यानी कि सैलरी भी भारत के संचित निधि से ही दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है 1793 के चार्टर एक्ट में। पहला क्या था कि 20 साल के लिए लाइसेंस को रिन्यू कर दिया गया। दूसरा क्या था? आईसीएस का शुरुआत कर दिया गया। इस आईसीएस से एक और सवाल बनता है, फादर, हु इज द फादर ऑफ आईसीएस? आईसीएस के फादर के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको 1793 का चार्टर एक्ट, जो कि 1773 के 20 साल बाद आया था। अब फिर इसके 20 साल बाद, ये 21 अप्रैल है जी, इसमें फिर प्लस 20 कर दीजिए। ठीक है, तो 20 करिए तो 3181 हर 20 साल के बाद आ रहा है ना। तो इसका भी नाम क्या है? चार्टर एक्ट। अब इसमें लगा दीजिए 1, इसमें लगा दीजिए 2। ठीक है, क्योंकि सबका नाम चार्टर एक्ट ही है। तो चार्टर एक्ट पहला जो था 1793 में, और चार्टर एक्ट दूसरा जो है 1813 में आया है। ठीक है, अब ये जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया है, ये 20 साल बाद क्यों आया है? लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए। ठीक है, लाइसेंस रिन्यू तो हुआ, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ हुआ। ठीक है, और वो कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसके सारे व्यापारिक अधिकार को निरस्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। कंडीशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ
चाय का व्यापार कर सकते थे। ठीक है, पहला कंडीशन ये था कि भारत से आप सिर्फ चाय का व्यापार कर सकते हैं, और दूसरा था सिर्फ या चीन के साथ व्यापार। ये इनको छूट दी गई थी, चीन के साथ व्यापार और चाय में व्यापार, ये दो कंडीशंस छोड़ के बाकी सारे इनके जो भी राइट्स थे सब सस्पेंड कर दिए गए। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट सारे सस्पेंड कर दिए गए, बस छोड़ के किस चीज में, चाय में और चीन में। ठीक है, ये दो छोड़ के बाकी सस्पेंड कर दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बीपीएससी वाले ध्यान रखना। दूसरा क्या हुआ इसमें, दूसरा हुआ कि अब याद करो मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम साहब जो थे भारत आए थे, उनका दो उद्देश्य था। दो उद्देश्यों में एक उद्देश्य क्या था, लूटपाट करना, धन की प्राप्ति, है ना, भारत अमीर देश हुआ करता था, तो लूटपाट करना और धन की प्राप्ति थी। दूसरा क्या था इनका उद्देश्य, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, है ना। अभी तक जितने भी यूरोपियंस भारत आए थे, ठीक है, उनका क्लियर इंटेंशन ये नहीं था कि स्पेशली हमको धर्म का प्रचार करना है, लेकिन इस चार्टर एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में ये स्पष्ट होता है कि यूरोप से ईसाई मिशनरीज को भेजा गया भारत में। ठीक है, इनको क्या बोला जाए, अथॉरिटी के साथ, पावर के साथ भेजा गया भारत में ईसाई मिशनरीज को कि जाकर भारत में ईसाई धर्म का यानी क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कीजिएगा। ठीक है, तो ईसाई मिशनरीज भारत आती हैं कब, 1813 के चार्टर एक्ट के हिसाब से। ईसाई मिशनरीज भारत क्यों आती हैं, तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो क्षेत्र अपनाया। एक तो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा भारत का बहुत बैकवर्ड था उस समय, और दूसरा स्वास्थ्य, ये भी भारत का बहुत कमजोर था। ठीक है, आज भी आप जहां भी हैं अड़ोस पड़ोस में नजर उठा के देखिएगा तो बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल्स आपको मिलेंगे, मिशनरी स्कूल्स, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी आपको मिलेंगे जो क्रिश्चियन या फिर मिशनरीज होंगे, है ना। तो ये ईसाई मिशनरीज भारत आए थे किस लिए, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईसाई मिशनरीज। और इसमें एक काम हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया, ईसाई मिशनरीज। हाँ, अब भारत में शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए सालाना यानी कि ईयरली 1 लाख रुपए, ठीक है, अंग्रेजी सरकार के तरफ से, यानी कि अंग्रेज जो भारत में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी, उनके तरफ से भारत में शिक्षा सुधार के लिए 1 लाख रुपए सालाना राशि देने का तय किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको 1813 के। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके पीडीएफ मिलने में हम बार बार कह रहे हैं आपको लेट होगा, और ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको कहीं भी सवालों में मिल जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और नहीं तो फिर अगर लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है भाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक 20 साल पे जो चार्टर एक्ट आया है 4, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने कहानी शुरू करी है 1773 से, और 1773 में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और उस रेगुलेटिंग एक्ट में जो लाइसेंस दिया गया था, जो परमिट दिया गया था कंपनी को, 20 सालों के लिए था, तो 20 साल बाद फिर रिन्यू होना था। तो हमने इसमें क्या किया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 20 साल जोड़ दिया है। जोड़ा है तो हमको क्या मिला है, 1793। तो 1793 में पहला चार्टर एक्ट आता है, और इस चार्टर एक्ट में सबसे पहले ही प्रोविजन किया जाता है कि कंपनी को अगले 20 साल के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है कि आईसीएस की शुरुआत होती है। आईसीएस की स्थापना, इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना कर दी जाती है 21 अप्रैल 1793 को, और इसी कारण हम लोग आज भी 21 अप्रैल को भारतीय नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरा हुआ कि भारत में जितने भी
ये सब हो रहा है कब? 1793 के चार्टर एक्ट के हिसाब से। ये चार्टर एक्ट क्या है? ये जो कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, है ना। लेकिन अभी जो भी ये नियम कानून बन के आ रहे हैं ना, ये भारत में नहीं बन रहे, ये सब अंग्रेजों के द्वारा बनाए जा रहे हैं और उसको ला करके भारत में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक ही क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ, हमारा विकास के बारे में देख रहे हैं। इसी समय इस चार्टर एक्ट 1793 में अगला प्रोविजन किया गया कि भारत के संचित निधि से जो भी भारत में अधिकारी आते थे, आईसीएस अधिकारी आया करते थे, उनकी सैलरी भी भारत के संचित निधि से देनी शुरू कर दी गई। ठीक है, इसके बाद फिर 20 साल बाद 1793 के 20 साल बाद फिर अगला चार्टर एक्ट आता है। तो हमने इसमें 20 जोड़ा है और 20 जोड़ा है तो क्या आया? 1813 आया। ठीक है, 1813, यानी कि अगला चार्टर एक्ट, यानी कि दूसरा चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट नंबर 2। और इस चार्टर एक्ट नंबर 2 में क्या किया जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ट्रेडिंग अथॉरिटीज थे, जो अथॉरिटीज नहीं कहेंगे, जो लाइसेंस थे, जो परमिट थे, उनको वो सारे रद्द कर दिए जाते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ करके। और वो 2 क्या थे? तो चाय में व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इसको छोड़ के बाकी सारे लाइसेंस इनके रद्द कर दिए जाते हैं। अगला काम होता है कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरीज को भेजा जाता है और ये ईसाई मिशनरीज आके भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य का सहारा लेते हैं और धीरे धीरे भारत में ईसाई बनाना लोगों को शुरू करते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा कि शिक्षा के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था करी गई। ठीक है, शिक्षा सुधार के लिए कि भारत में शिक्षा को इम्प्रूव किया जाए। तो ये हमने 2 चार्टर एक्ट देखा अभी तक, एक 1793 का चार्टर एक्ट और एक 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसमें फिर 20 साल जोड़ेंगे हम लोग। 1813 में फिर 20 साल जोड़ दो, 3, 3, 1, 8, यानी अगला चार्टर एक्ट जो आएगा समय होगा 1833 का। तो अगला चार्टर एक्ट हम लोग देखें, इसको मिटा। तो अगला चार्टर एक्ट आ रहा है हमारा 1833 में, इसको भी कहते हैं चार्टर एक्ट और इसका नंबर हो गया 3। ये तीसरा चार्टर एक्ट आ रहा है 1833 में। इसी से सवाल आए थे पिछली बार दरोगा में, जो दरोगा का एग्जाम लिखा होगा पिछली बार, याद होगा आप लोगों को, इसी से सवाल आया था। क्या सवाल पूछा था? इसमें हुआ क्या था, इसको इधर भी समझेंगे डिटेल में हम लोग। बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे ना, इनको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, सबसे पहले क्या होते थे, याद करो, रॉबर्ट क्लाइव क्या था? बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये भी क्या था? बंगाल का गवर्नर बना था। गवर्नर, ठीक है, ये दोनों अभी तक बंगाल के गवर्नर हैं। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग्स साहब कब बने थे? 1772 में बने थे। लेकिन 1773 में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें किया क्या गया? वॉरेन हेस्टिंग्स तो रह ही गए, ये जो बंगाल था ना, ये भी रह गया, लेकिन ये गवर्नर जो पद था ना, पद को बदल दिया गया और क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। गवर्नर से हो गए गवर्नर जनरल। लेकिन कहाँ के गवर्नर जनरल हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, अब अगर इतिहास समझिए तो क्लियर इसलिए कर दे रहे हैं कि पिछली बार दरोगा में सवाल पूछा था और इस बार का नहीं कह सकते हैं। एक आपको मद्रास
बम्बई, बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, है ना। अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंसी थे। अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंसी में एक मद्रास में गवर्नर हुआ करता था, एक मुंबई में गवर्नर हुआ करता था और एक बंगाल में गवर्नर हुआ करता था। हर एक प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन जब 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर था ना, इसका पावर बढ़ा दिया गया और पावर बढ़ा के इसको क्या कह दिया गया कि तू है गवर्नर जनरल। ठीक है, और गवर्नर जनरल है तो अब क्या करेगा, तो ये जो गवर्नर है मद्रास में बैठे हुए और बंबई में बैठे हुए, ये लोग अब तुमको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और तुम रिपोर्ट करना इंग्लैंड में। तो ये अंतर हो गया था। ठीक है, इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और ये रिपोर्टिंग लाइन इस तरीके से बदल गई थी। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बदला क्या है, तो बदला सिर्फ पद है, ना व्यक्ति बदला है ना स्थान बदला है। व्यक्ति भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही है और स्थान भी बंगाल ही है, सिर्फ पद बदला है, गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया है। आगे इसी में देखते हैं हम लोग 1833, यह है चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि अभी तक हुआ करता था, आपको अभी नाम छोड़ देते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है, तो 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन सा बता दो भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनका नाम था विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब थे 1833 के चार्टर एक्ट आने से पहले। ठीक है, ये चार्टर एक्ट अभी हटा दो। तो विलियम बेंटिक साहब थे बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो अब जब विलियम बेंटिक साहब थे तो ये भी गवर्नर जनरल कहाँ के हैं, बंगाल के हैं। स्थान है बंगाल, पद है गवर्नर जनरल, नाम है विलियम बेंटिक। लेकिन आया एक कानून 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, और इस चार्टर एक्ट में बदला क्या, व्यक्ति यही रहा, पद भी यही रहा, बदला है सिर्फ स्थान। ये सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब ये भारत का हो गया। ध्यान रखने वाली बात ये कि 1833 में बदला क्या है, तो सिर्फ स्थान बदला है, बंगाल से भारत हो गया है। तो अब सवाल किस तरीके से पूछता है कि बताइए भैया, सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अगर भारत लगा दिया है तो उस कीवर्ड को पकड़ना है। भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक। सवाल और भी बदल सकता है, पूछ सकता है कि बताइए भैया बंगाल का सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल में चले जाओ, अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। यानी ये दोनों का जवाब एक ही है। बंगाल का अगर अंतिम पूछ दिया तो विलियम बेंटिक, भारत का अगर प्रथम पूछ दिया तो विलियम बेंटिक। ठीक है, इस चीज को यही समाप्त कर देते हैं। इसके बाद एक और कानून आता है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे कैनिंग साहब। ये थे अभी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लेकिन एक कानून आता है जिसका नाम है 1858 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसको कहते हैं। व्यक्ति रह गए यही, स्थान भी रह गया यही, पद बदल गया, यहाँ पे हो जाएंगे वायसराय। ठीक है, व्यक्ति कैनिंग ही रह गए, स्थान भारत ही रह गया, लेकिन पद का नाम बदल दिया गया, गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। यानी कि अंतिम भारत के गवर्नर जनरल कौन है, कैनिंग।
भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो ये नहीं। ठीक है, तो डिफरेंसेस पकड़ने का है। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे पद बदला है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? स्थान बदला है। यहाँ पे क्या हुआ है? पद बदला है। ठीक है, और इससे सवाल पूछ ही लेता है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो हमको बस यही याद रखना है कि बंगाल में पहले गवर्नर हुआ करते थे। चार्टर एक्ट आया 1773 का, और उस चार्टर एक्ट के हिसाब से स्थान बंगाल ही रह गया, लेकिन पद बदल गया, गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसके बाद 1833 में आता है। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर उसके बाद 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। बाकी व्यक्तियों का नाम याद रखिए। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे, जो आगे चल के बंगाल के गवर्नर जनरल बने। तो अगर पूछ दे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, उसके बाद आपको मिलते हैं विलियम बेंटिक साहब। 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके हिसाब से, तो अभी विलियम बेंटिक साहब भारत के गवर्नर जनरल थे। सॉरी, भारत नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो पूछेगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। और पूछ दे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। ये कब हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट के हिसाब से। इसके बाद 1858 का जो भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इसमें केनिंग साहब थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग थे, और भारत के प्रथम वायसराय वो भी लॉर्ड केनिंग थे। ठीक है, तो बस यही चीज पकड़ना है। खूब समझ में आया होगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के हिसाब से। और क्या हुआ 1833 के हिसाब से? तो 1833 के हिसाब से देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसके सारे ट्रेडिंग राइट्स इसको सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि इनको अब ट्रेड करने का लाइसेंस नहीं बचा था। आप अब भारत से व्यापार नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे मालिक? तो आप कीजिएगा प्रशासन। यानी कि अब आपको भारत पे करना है, शासन चलाना है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत के ऊपर शासन चलाने लगी। ठीक है, तो ये हुआ। इसके अलावा और देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट में, तो अंग्रेजी को यानी कि इंग्लिश को आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद अब भारत की आधिकारिक भाषा यानी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हो गई इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश से पहले कौन सी भाषा थी कि अब 1833 से इंग्लिश हो गया। अगर क्लास डिस्कनेक्ट होगा तो कनेक्ट होइएगा। आज कम से कम कंपनी शासन को खत्म करना हम लोगों को। इंग्लिश से पहले कौन सी भाषा चलती थी? फारसी। जवाब दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं? बिल्कुल सही है शिवानी आपका जवाब। अंग्रेजी से पहले भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज था फारसी। ठीक है, और फारसी के बाद 1833 में होता है इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद भारत की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? हिंदी। 49 में 1949 हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर। आज कितना तारीख है जी? 12 है ना। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएंगे हम लोग। तो 14 सितंबर 1949 को घोषणा हुई कि अब हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट कब हुआ?
1965 में, और 1965 से हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की, ठीक है। बोलिएगा कि ना इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, तो जुडिशियरी को छोड़ करके, यानी कि न्याय व्यवस्था को छोड़ करके बाकी हर एक जगह हिंदी, ठीक है। तो ये है। तो 1833 में क्या हुआ? 1833 में अंग्रेजी हो गई भारत की आधिकारिक भाषा। क्यों अंग्रेजी आधिकारिक भाषा हो गई, इसके बैकग्राउंड को समझिए। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया था? प्रशासन मिल गया था। यानी धीरे धीरे अंग्रेजों की स्थिति भारत में बढ़ती चली जा रही थी, स्थिति पकड़ उनका बढ़ता चला जा रहा था। अब उनको शासन चलाना था भारत के ऊपर। तो जब शासन चलाना था तो क्या होगा? जब शासन चलाना है तो उनके कंफर्टेबल लैंग्वेज में होना चाहिए ना।